नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत अहम जानकारियों से करेंगे और जानकारी उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई है, जहां पर 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण के केस में प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद समेत 3 लोगों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। भाई अशरफ समेत 7 आरोपियों को बरी भी किया गया। इस केस में 11 लोग आरोपी थे और इनमें एक की मौत भी हो चुकी है। जिन 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, उनमें अतीक के अलावा खान सौलत और दिनेश पासी, जिन्हें बरी किया गया है, उनके नाम अशरफ उर्फ खालिद अजीम है, फरहान जावेद उर्फ बज्जू, आबिद इसरार, आशिफ उर्फ मल्ली और एजाज अख्तर हैं। अतीक क्या कहेंगे? महाराज की आपने तारीफ की थी, योगी की तारीफ की थी, कहा था बाबा बड़े बहादुर है। आज आपको सजा हो गई है, सुनाई गई है, आपको क्या कुछ कहना है? क्या कहेंगे अतीक? अतीक बोलिए, अतीक बोलिए, क्या कहेंगे अतीक? बोलिए, क्या कहेंगे? न्यायालय का सम्मान है, हाईकोर्ट जाएंगे, गलत नहीं है। बोलिए अतीक, बोलिए क्या कहेंगे? ये अतीक है, अतीक, और ये वही माफिया डॉन है जिनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तरह आज तक अतीक से किसी ने आंख नहीं मिलाया, चाहे जितना भी इसके नाम से केस हो, लेकिन मेरा बेटा शेर की तरह लड़ा, अपने फैसले का इंतजार करते लास्ट में उसका पूरा मामला तय हो गया था, खत्म हो गया। उसको ये उम्मीद थी कि अब मेरा फैसला फुर्सत, इसको सजा मिलेगी। तब मेरे बेटे को इसने 16-17 साल बाद मर्डर करा दिया। ये फैसला जो आज अदालत से मिली है, उस पर मुझे पूर्ण विश्वास था और मिला, लेकिन ये उसका अपहरण केस का है। उसके बाद मेरे बेटे का अपहरण न सुनने दिया न देखने दिया, उसका मर्डर हो गया। तो अब मेरा यही निवेदन है कि अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था, इसलिए कलम की लड़ाई को उल्लंघन करके काले कोट खाकी वर्दी की बेइज्जती कर दी। इसलिए मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। उत्तर प्रदेश शासन ने पिछले 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाया है कि अपराध और अपराधियों के प्रति उसकी जीरो टॉलरेंस की नीति है तथा सभी माफियाओं के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों के और माफियाओं के चिन्हीकरण में न कोई क्षेत्र, न कोई जाति और न कोई धर्म का ध्यान दिया गया है। सभी माफियाओं का चिन्हीकरण किया गया है तथा मुख्यालय स्तर पर ऐसे 66 माफियाओं के विरुद्ध जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं, उसका अनुश्रवण खुद एंटी माफिया टास्क फोर्स के प्रमुख पुलिस महानिदेशक के द्वारा किया जाता है। और पिछले कुछ दिनों में जो हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की हैं, उसके बहुत ही अब सफल परिणाम आने लगे हैं। अब तक जो माफिया चिन्हित हैं, उनकी लगभग 2827 करोड़ की संपत्ति या तो जब्त की जा चुकी है या ध्वस्त की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त जो इनके ठेके, टेंडर इत्यादि से जो इनको हानि हुई है सभी माफियाओं को, उसकी राशि लगभग 1500 करोड़ रुपए। सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर में कांग्रेस संभाग स्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इसी दौरान सीएम ने प्रभारी रंधावा का स्वागत किया और कहा कि आज सांचौर जिले के भी लोग आए हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि फलौदी और बालोतरा जिले के भी लोग आए हैं
वहीं उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसा ही माहौल था जब इंदिरा गांधी को प्रताड़ित किया जा रहा था और आज राहुल गांधी के साथ वैसा ही हो रहा है। इसी के साथ महंगाई और बेरोजगारी पर कहा कि महंगाई और बेरोजगारी को राहुल ने खरा खरा संदेश दिया और केंद्र सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की। सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया और जिसमें सीएम ने डॉक्टर्स से हड़ताल खत्म करने की अपील की है। इसी के साथ ही डॉक्टर्स को ईश्वर का रूप मानते हैं और इतना ही नहीं, उन्होंने राइट टू हेल्थ बिल पर कहा है कि राइट टू हेल्थ कानून जनता के हित में है और यह कानून काफी अच्छा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करना गलत है और भारत में लोकतंत्र कांग्रेस की देन है और कांग्रेस ने 70 सालों से लोकतंत्र को जिंदा रखा है। वहीं यह भी कहा कि अभी हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं और संजीवनी घोटाले के 2 लाख से ज्यादा लोग पीड़ित हैं। क्या बोल के आगे गरीबी खाई नहीं बढ़नी चाहिए, खाई बढ़ती जा रही है। अभी राहुल जी ने जो कहा है कि भाई अडानी जी का जो 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट आया वो कहाँ से आया? या 3 करोड़ रुपए से वो जो आप पार्टी का जो मंत्री है जैन, वो 3 करोड़ के आरोप में तो जेल में बैठा हुआ 1.5 साल से, और कुछ नहीं जवाब ही नहीं दे रहे प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री जी को जो राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए थे पार्लियामेंट के अंदर, उसका जवाब देना बनता उनका। लोकतंत्र में जरूरी जवाब देना जरूरी होता है, दिया नहीं। राहुल जी पर जो आरोप लगाए गए लंदन में क्या बोल के आ गए, उसका जवाब वो देना चाहते थे। जब कोई आरोप लगता है तो अधिकार बन जाता है मेंबर पार्लियामेंट का, मैं वापस जवाब दूंगा। वो आपने अलाउ नहीं किया और षड्यंत्र करके आपने उनको निष्कासित कर दिया पार्लियामेंट से। ये जो अहम गवर्नमेंट में चल रहे हैं ना मोदी जी और अमित शाह जी, वो काम नहीं आएगा। जनता ऐसा झटका देगी, इनको मालूम ही नहीं पड़ेगा। हमारा जो अभियान शुरू हुआ है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी ने जगह जगह मीटिंग रखवा दी है, हमारे रमदास साहब भी साथ चल रहे हैं, हम तीनों जा रहे हैं, जाके जगह जगह बता रहे हैं किस प्रकार की हरकतें इन्होंने करी है। हर कार्यकर्ताओं को हम आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग मजबूत रहो। और इंदिरा गांधी जी के साथ में जब अन्याय किया था तो पूरे राजस्थान में जो माहौल बना पूरे देश के अंदर, उसका परिणाम भुगत लिया जनता पार्टी सरकार थी उस वक्त में। अब जो ये जिस प्रकार हरकत की है राहुल जी के साथ में, मकान खाली करवा दिया। डॉक्टर को लोग ईश्वर मानते हैं और ये एक्ट जो बना है ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने RTI फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया और नरेगा बनाया, मनरेगा। उसी स्टाइल से हम चाहते हैं कि राइट टू हेल्थ मतलब सबको हेल्थ का अधिकार मिल जाए हमेशा के लिए। इनका तो प्रोविजन जो है, इनको गलतफहमी जो हुई थी हमने दूर कर दी। डॉक्टर से बात करने के बाद में जो उन्होंने सुझाव दिए, वो तमाम सुझाव हमने इंक्लूड किए बिल के अंदर। उसके बाद में बिल पेश हुआ है। उसके बाद में पता नहीं क्या गलतफहमी हुई है, अनावश्यक गलतफहमी हो रही है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी सरकार के दरवाजे खुले हैं, कोई अगर वो गलतफहमी दूर कर देंगे हम लोग। हम चाहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर सब मिलकर के सेवा करें राजस्थान वासियों की। अमीर गरीबी खाई नहीं पहुंचे। और आपको बता दें कि इस दौरान यहाँ पर उन्होंने डूंगर कॉलेज में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के दौरान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल, मंत्री भंवर सिंह भाटी सहित कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने डूंगर कॉलेज में 30 कक्ष बनाने की घोषणा की। जज्बा बना रहे आप में, आप लोग देश में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है और दुनिया में क्या हो रहा है, वहां तक भी आपकी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज इज पावर। ये नई थीम चली है पूरी दुनिया के मुल्कों में। जो ज्ञान है किसी के पास में, वो भी बहुत बड़ी ताकत होती है। इसके मर्म को समझना चाहिए आपको भी। लिखना, पढ़ना, अध्ययन करना, आजकल तो स्मार्टफोन है, इंटरनेट सेवाएं हैं, पूरी जानकारियां संजो के रखना मैं समझता हूं ये जिंदगी भर काम आती है, जिंदगी भर काम आती है। इतने प्लेटफॉर्म में डिस्कशन होते हैं देश की राजनीति के बारे में, प्रदेश के बारे में, दुनिया के बारे में। खाली पढ़ाई लिखाई से काम नहीं चलता है,
एक तरफ अन्य एक्टिविटी होती है खेलकूद के साथ साथ में, वो उसका महत्व है, चाहे वो स्काउट, एनएसएस, एनसीसी हो, और चाहे वो एक्टिविटी खेल के साथ साथ में किस प्रकार हम सोच बढ़ाते हैं अपना। मैं समझता हूं कि वक्त का तगाजा है कि हम किस प्रकार से हर घटनाओं को वॉच करें, व्यक्तित्व भी और कृतित्व भी हमारा दोनों शानदार बने। सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। बिल्कुल ठीक कहा गया कि अगर स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा में अगर आप प्रायोरिटी देते हो सरकार की तरफ से, और मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स बनता है अपने राजस्थान का, नौजवानों का, आने वाला कल आपके ऊपर निर्भर करेगा देश का भविष्य, प्रदेश का भविष्य। उठने की जब नफरत की राजनीति करते हैं, कांग्रेस में नफरत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, अम्बेडकर, कितने भी आप नाम ले लो, इन्होंने कभी देश को आजाद करने के लिए धर्म की राजनीति नहीं की। इन्होंने एक ही कहा कि हमारा देश एक है। किसी को नहीं पता था कि देश को आजादी मिलेगी। किसी ने कभी सोचा कि देश को आजादी मिलेगी, पर लास्ट में अंग्रेजों को, जिनका कभी सूरज नहीं डूबता था, वो हिंदुस्तानियों ने उनका सूरज भी डुबो दिया था। कहां लोग स्टूडेंट्स जो बैठे हैं, मेरे भाई भी हैं, बेटे भी हैं, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, अगर देशभक्ति है तो देश है, अगर देशभक्ति नहीं है तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं। हमारे देश में युवा सबसे ज्यादा है, और जिस देश में युवा सबसे ज्यादा होते हैं, वो ही उस देश की प्रगति करते हैं, वही देश का आने वाला भविष्य होते हैं। और छात्र चुनाव के माध्यम से जो युवा चुनाव जीत करके आते हैं, वो लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, प्रजातंत्र को मजबूत करते हैं। और ये बरसों से चली आ रही है कि जो लोग चुनाव में मत लेकर के चुनाव जीत करके आते हैं, वो वहां की अपनी संस्था, अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी आवाज बन करके उनकी समस्याओं को उठाते हैं और उनका समाधान करवाते हैं। भाई हरिराम गोदारा जी को आप सब युवाओं ने चुना, और अभी रामनिवास कोकना जी ने बताया कि किस प्रकार से हमेशा यहां काफी वर्षों से एनएसयूआई चुनाव जीतती आई है। मैं बधाई देता हूं एनएसयूआई के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है। यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने यहां 4 विश्वविद्यालय बनाने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। और अभी हाल ही में इस बजट में 15 करोड़ रुपए हमारे आग्रह पर यहां का ऑडिटोरियम, जब से ये कॉलेज बनी थी तब से छात्र संघ के लोग मांग कर रहे थे, 15 करोड़ रुपए ऑडिटोरियम के लिए दिए। इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। यहां पर आज 4 इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें थी, उसकी जगह 250 सीटें, 4 नेशनल लेवल के रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सब आपकी देन है। और इस बजट में भी मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा सेंटर, हमारे यहां आईसीयू, एक्मो मशीन जो राजस्थान में कहीं नहीं है, हमारे यहां पीबीएम हॉस्पिटल में आपने मंजूर की है। इसके अलावा प्रिंसिपल साहब जीपी सिंह जी ने जो मांगे रखी है, हम निश्चित रूप से कक्षा कमरों की कमी के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जो पीटीईटी का पैसा है उसमें 50% पैसा हम वापिस डूंगर कॉलेज को देते हैं। उस फंड से कक्षा कमरों की भी दूरी कमी करने का हम पूरा प्रयास।
जयपुर में कलेक्ट्रेट सर्किल पर राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस नेताओं ने सत्याग्रह किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की संख्या कम होने पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस नेताओं पर नाराजगी जाहिर की। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस के प्रदर्शन आंदोलन में जो नहीं आते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं की हमको जरूरत नहीं है। कांग्रेस के लिए जो नहीं लड़ेगा, उनकी हमें जरूरत नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद राजस्थान कांग्रेस मुखर हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष की अगुवाई में धरना और आंदोलन चलाया जा रहा है। यहां विधानसभा के चुनाव में इसे मुद्दा बनाया जा सकता है। इसकी पूरी तैयारी चल रही है। बता दें आपको कि राजस्थान में 2023 का विधानसभा चुनाव है और 2024 में लोकसभा चुनाव का बिगुल भी राजस्थान की धरती से ही बजाया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से राजस्थान प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य के सभी संभागों में यह संदेश देने जा रहे हैं। इसका आगाज बीकानेर के तेरापंथ भवन से राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त करने के पूरे प्रकरण से संभागवार कार्यकर्ताओं को अवगत करवाया जा रहा है। हमारे कांग्रेस पार्टी वहीं सालों से आंखें मूंद कर सोते रहे लापरवाह अफसरों के कारण आज मानसरोवर के व्यापारियों और उनके यहां पर काम करने वाले लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। जयपुर नगर निगम की ओर से मानसरोवर के माध्यम से मार्ग के अवैध निर्माणों को हटाने के लिए व्यापारियों के दिए गए नोटिस के बाद गतिरोध बढ़ता जा रहा है। बताएं कि मध्य मार्ग में 468 मकान और दुकान मालिकों को निगम ने नोटिस दिए थे और नगर निगम की ओर से 468 लोगों को नोटिस जारी होने के बाद व्यापारियों की रोजी रोटी पर संकट आ खड़ा हुआ है। वहीं नोटिस मिलने के बाद 150 व्यापारियों ने अपना जवाब पेश किया है और मानसरोवर जोन में व्यापारियों ने जोन उपायुक्त को जवाब पेश किया। सोमवार को नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जयपुर आए फलौदी विधायक पब्बाराम बिश्नोई की अचानक तबीयत बिगड़ गई और जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें एसएमएस अस्पताल रेफर किया। इस बीच सूचना मिलने पर चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने भी अस्पताल अधीक्षक और डॉक्टरों की टीम से बातचीत की और विधायक बिश्नोई का इलाज करने के निर्देश दिए। मिली जानकारी के अनुसार अब बिश्नोई के स्वास्थ्य में पूरी तरीके से सुधार है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री मीणा ने भी फोन करके विधायक के स्वास्थ्य की जानकारी ली। मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में किसानों को फसल बेचने में लगातार आ रही कठिनाइयों को लेकर मंगलवार को पीटीएम स्थित पिथेवाला कृषि उपज मंडी सबयार्ड का विधिवत रूप से फीता काट कर लोकार्पण किया गया। और बता दें आपको कि कार्यक्रम में आए अतिथियों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, राज्य उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव और जैसलमेर विधायक रूपा राम धनदेव द्वारा फीता काटकर लोकार्पण किया गया और कृषि मंत्री ने कार्यक्रम में आए सैकड़ों की संख्या में किसानों को संबोधित किया। लालचंद कटारिया ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र लंबा चौड़ा क्षेत्रफल होने के कारण किसान अपनी फसलों को बेचने के लिए 70 से 100 किलोमीटर की दूरी तय करके मोहनगढ़ या फिर जैसलमेर जाते थे, जिससे किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब पीथेवाला कृषि उपज मंडी का लोकार्पण होने के बाद किसानों की दूरी कम होगी। आज कृषि मंडी सबयार्ड का उद्घाटन रखा गया है। भारी संख्या में किसान मौजूद हैं और उनको खुशी इस बात की कि यहाँ से अपना माल वो मोहनगढ़ या जैसलमेर ले जाते थे, जो यहाँ से 80 किलोमीटर पड़ रहा है। अब यहाँ क्रय विक्रय का काम चालू होगा, एक सुविधा मिलेगी इन लोगों को। पीटीएम में एक नया किसान हब डेवलप हो रहा है। या बैंक की शाखा भी खुल गई, आज मंडी हाट भी चालू हो गया, दूध के सेंटर चालू हो गए। तो जैसे जैसे इस इलाके में सुविधाएं बढ़ रही है, निश्चित तौर पे आने वाला जो ये इलाका है, जो कृषि के क्षेत्र में अपने आप में एक हब बन रहा है। काफ़ी लोग जो दूसरे जिलों से आके जिन्होंने ज़मीनें लेके और यहाँ की ज़मीनों की जोत बढ़ाकर कृषि का जो कार्य बढ़ाया है, उसका ही परिणाम है कि आज इतनी संख्या में यहाँ किसान मौजूद है। उनको आईएमए के द्वारा राइट टू हेल्थ बिल का विरोध किया जा रहा है। इसी को लेकर मंगलवार से गंगानगर से लेकर जयपुर तक इनके द्वारा धरने प्रदर्शन और आंदोलन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कल आईएमए के समर्थन में सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर भी आ रहे हैं, जिस वजह से मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
आईएमए के द्वारा राइट टू हेल्थ बिल का लगातार विरोध किया जा रहा है और इसी को लेकर निजी जो चिकित्सक है वो पूरी तरीके से हड़ताल पे हैं। गंगानगर से लेकर जयपुर तक इनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और कल जो है वो सरकारी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है वो भी इनके समर्थन में आ रहे हैं। आईएमए के जो सचिव है हरीश रहेजा डॉक्टर जो है, इनसे बात करते हैं, कल की क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखो, हमने सरकार को बारी बारी इस चीज़ों से अवगत करवाया कि हमारे साथ गलत हो रहा है, पर अपनी जो दमनकारी नीति के चलते जो गवर्नमेंट है वो हमारी एक भी नहीं सुन रही है, हमारे पे लाठीचार्ज हो रहा है। तो ये तो बात है कि यदि कोई हमारे को दर्द होगा तो हमारा भाई साथ में आएगा। तो हमें ये है कि कल हमारे जो सरकारी साथी हैं जिन्होंने इतना प्रताड़ित होने के बाद भी अपने साथियों को लाठी खाते हुए देखकर भी उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया है कि कल वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और कल वो मास सीएल देंगे। बिल्कुल, कल जो है सरकारी हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर हैं वो आईएमए के समर्थन के अंदर उतरे हैं। क्या कहोगे कि सरकार बात सुनने के मूड में नहीं है, आप बैकफुट आने के मूड में नहीं हो, आम जनता क्या करेगी? सरकार ये जो काला कानून है इससे डॉक्टरों को दबाना चाह रही है, इससे डॉक्टरों और मरीज के जो रिश्ते हैं, आपस के रिश्ते, उन रिश्तों को ख़त्म करना चाहती है। इस दमनकारी कानून के विरुद्ध अब सरकारी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, राजस्थान के अरिजदा के जो मेंबर हैं, वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ कल से स्ट्राइक पे आ रहे हैं और सरकार को इस दमनकारी कानून को, इस काले कानून को वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार जिस तरह से डॉक्टरों को दबाने की कोशिश कर रही है, उनके ऊपर लाठियां बरसा रही है, उनके ऊपर वाटर कैनन बरसा रही है, हमारी महिला चिकित्सकों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, वो बड़ा निंदनीय है और इससे पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी है वो के अंदर आक्रोश है, पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी आक्रोशित है। बिल्कुल, पूरा चिकित्सा जो विभाग है वो पूरी तरीके से आक्रोशित है। क्या माना जाए, इस बार आर पार की लड़ाई? इस बार ये आर पार की लड़ाई है। हमने अपना मन बना लिया है कि हम तो इस बिल को वापस करवा के रहेंगे, अन्यथा जो भी हमारे रास्ते में, जैसे यदि मान लो कांग्रेस गवर्नमेंट है, यदि वो हमारी बात की सुनवाई नहीं करेगी तो हम अभी तो नो टू आरटीएच बिल पर हैं, तो आने वाले समय में हमारा नारा होगा नो टू कांग्रेस। बिल्कुल, साफ तौर पे आईएमए के द्वारा चेतावनी दी गई है राजस्थान सरकार को कि अगर इस बिल को वापस नहीं लिया गया तो ये आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इस बार जो है वो राइट टू हेल्थ बिल को वापस लेने के लिए पूरी तरीके से इनके द्वारा जो है वो आंदोलन किया जा रहा है और अब देखने वाली बात यही रहेगी कि सरकार और डॉक्टरों के द्वारा आपस में कोई समझौता होता है या फिर आम जन जो है वो इसी तरीके से परेशान रहेगा। मैं कैमरामैन रामकिशन के साथ इंडिया न्यूज़ के लिए श्रीगंगानगर से। सुजानगढ़ में 30 बीघा जमीन पर बिना कन्वर्जन किए हुए कॉलोनी काटना महंगा पड़ गया है। बता दें कि नगर परिषद ने लगातार दूसरे दिन कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन से ज्यादा अवैध कॉलोनियों में बने हुए निर्माणों को तोड़ दिया है। कमिश्नर कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में जितनी भी कॉलोनियां बिना कन्वर्जन के बनी हुई हैं उनको नोटिस जारी किए गए थे और जिला डेवलपकर्ताओं ने कोई जवाब नहीं दिया है, इसलिए अस्थायी रूप से किए गए ऐसे निर्माणों को तोड़ा जा रहा है। साथ ही यह हिदायत दी जा रही है कि भविष्य में कन्वर्जन करवाकर और लेआउट प्लान के मुताबिक ही कॉलोनियां काटी जाएं। सीकर जिला मुख्यालय पर रामनवमी पर्व पर निकलने वाली भव्य शोभा यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा प्रबंधन और एहतियात के तौर पर पुलिस प्रशासन की ओर से की गई है व्यवस्थाओं को लेकर आईजी उमेश चंद्र दत्ता ने शहर का पैदल मार्च का दौरा किया और आईजी ने पुलिस जाब्ते के साथ शहर में दौरा किया। आईजी ने शहर के संवेदनशील पॉइंट पर रूट करके पुलिस विभाग के अधिकारियों से एहतियात के तौर पर की गई तैयारियों को लेकर जानकारी भी ली। का मुख्य उद्देश्य था जो अपना आगामी रामनवमी के उपलक्ष्य में जो यात्रा निकलनी है उससे जुड़े हुए समस्त बंदोबस्त को रिव्यू करना, उसी को लेकर मैंने पूर्व में अधिकारियों के साथ बैठक की थी और बाद में ये जो मार्ग है उसको पूरी तरह से देखना और उसकी व्यवस्थाओं को नज़र में रखते हुए जो माकूल डिप्लॉयमेंट की जा रही है। इसी के साथ साथ जो ड्रोन है, ड्रोन की डिप्लॉयमेंट और जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस है, उन सभी चीज़ों को प्रयोग में अब की बार लिया जा रहा है ताकि इसमें एक शांतिपूर्ण तरीके से और एक बेहतरीन तरीके से सारे के सारे बंदोबस्त को किया जा सके। कितने जनों का काम कर रहा है? काफ़ी व्यवस्था है इसको लेकर, जिसमें कि मैं संख्या की डिटेल्स में तो जाना उचित नहीं रहेगा, लेकिन काफ़ी डिप्लॉयमेंट की गई है हर तरह की फोर्सेस की, जिसमें वस्त्रधारी, सारा वस्त्रधारी, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और QRT तीव्र कार्रवाई दल सभी को इसमें तैनात किया गया और प्रभावी मात्रा में गजेटेड रैंक्स
राजपत्रित अधिकारियों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है, ताकि संपूर्ण रास्ते में और उससे जुड़े हुए सारे। जैसलमेर के सागंड में करीब 3 महीने पहले यानी कि 13-14 दिसंबर को एक महिला का संदिग्ध अवस्था में शव मिला था। इसको लेकर मृतक का भाई जयपुर में बहन के लिए लड़ाई लड़ रहा है। मामले में मृतका का पति और ससुर गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 2 अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। मृतका के भाई का आरोप है कि हत्या में शामिल सास और देवरानी अभी भी खुलेआम घूम रही हैं। तो वहीं मृतका के भाई ने ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है और अब मृतका के भाई का एक वीडियो सामने आया है कि आज से 3 माह पूर्व 13-14 दिसंबर की मध्य रात्रि को मेरी बहन लीला का ससुराल पक्ष ने मर्डर कर दिया था, जिसका मुकदमा हमने सांगड़ थाना में दर्ज करवाया था और उस FIR नंबर 0182/2022 है, जिसमें पुलिस के द्वारा सांगड़ साक्ष्य मिटाने का प्रयास करने पर हमने फाइल वहां से ट्रांसफर करके बाड़मेर के एक उच्च पुलिस अधिकारी से जांच कंप्लीट करवाई। अब आज वर्तमान हालत में पुलिस 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर चुकी है और 2 मुलजिमों को जयपुर के रामगंज थाने में पुलिस ने एक युवक के खिलाफ महिला से छेड़छाड़ करने और उसे अश्लील वीडियो लिंक भेजने का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और आरोपी मोहम्मदी अस्पताल के नीचे रहबर हर्बल एंड प्रोविजन स्टोर की दुकान चलाता है और महिला उसके दुकान से सामान लेने गई थी और उसी वक्त आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। खबर जयपुर से, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें आपको कि CID क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम ने झालावाड़ जिले की थाना मंडावर पुलिस के सहयोग से एक मिनी ट्रक से नशे की बड़ी खेप को पकड़ा है। दरअसल तरबूज की आड़ में उड़ीसा से 200 किलो गांजा तस्करी करके भीलवाड़ा के बिलोजिया सप्लाई किया जा रहा था। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध देशी पिस्टल के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें आपको कि सिटी SP शरद चौधरी के निर्देशन में गुमानपुरा पुलिस ने छावनी रामचंद्रपुरा निवासी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और आरोपी के कब्जे से एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। जयपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें आपको कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ विद्याधर नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 22 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।